जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक हैं। प्रोफेज की हमने बात की अपने पहले लेक्चर में। अब हम बात करेंगे आपसे इससे अगले फेज की, दैट इज बेसिकली द मेटाफेज। स्टूडेंट्स अब बेसिकली मेटाफेज उस वक्त आएगा जब आप कह लो कि जो कैनेटोकोर प्रोटीन्स हैं वो अटैच हो चुके हुए हैं इस सेंट्रल जगह पे। इस सेंट्रल जगह को है क्रोमोसोम की हम बोलेंगे सेंट्रोमेयर, या फिर इसको हम नाम देंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये जहाँ पर कैनेटोकोर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ अटैच है, सेंट्रोमेयर के साथ अटैच है, एक प्रॉपर बेस है जहाँ पर ये अटैच हुआ है। मतलब इट्स नॉट लाइक ए न्यूक्लियोटाइड्स पे जाके ये कैनेटोकोर अटैच हो गए, और ये प्रॉपर बेस के ऊपर जाकर अटैच हुआ है। और प्रॉपर बेस के साथ जो है इस स्पेशल प्रोटीन को ख़ास जगह दी गई है। तो कैनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो बेसिकली कह लें कि माइटोटिक अपरेटस के, वो इसके पास आएंगे और इसके साथ अटैचमेंट शो करेंगे। तो आप कह लो कि ये प्रोसेस होगा प्रोसेस नंबर 1 मेटाफेज में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, जो कैनेटोकोर फाइबर्स हैं स्पेशली स्पिंडल फाइबर्स के या स्पिंडल के अटैच करेंगे कैनेटोकोर रीजन को। जिस तरह कि मैं भी आपको इनको दिखाता हुआ शो कर रहा हूँ। सो लेट्स से दैट कि यहाँ पे अब जो बेसिकली स्पिंडल्स हैं दे विल रीच द कैनेटोकोर प्रोटीन जो कि सेंट्रोमेर वाली जगह पे लोकेटेड है। और यहाँ पे ये आ जाने के बाद कैनेटोकोर के साथ स्पेशलाइज्ड एरिया में सेंट्रोमेर के कह लो आप कि इनके साथ जुड़ जाएंगे। सो अटैचमेंट शो करेंगे। तो ये जो स्पिंडल आया है इसको आप याद रखो, ये कैनेटोकोर स्पिंडल है। ठीक है, ये भी ख़ास किस्म का स्पिंडल है जो कि माइटोटिक अपरेटस से आया है, यानी सेंट्रियोल्स की तरफ से बढ़ता हुआ आया है। तो ये कैनेटोकोर स्पिंडल है। सो इसको भी थोड़ी सी ज़रा रिस्पेक्ट दें, और इस स्पिंडल को भी आप कोई आम सा स्पिंडल मत समझें। सो दोनों साइड से ये स्पिंडल जो है ये आके अटैच हो जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये होगा कि लेट्स से दैट कि एक न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये जो सारे क्रोमोसोम हैं डिस्पैच्ड हैं, मतलब बन चुके हैं प्रोफेज के अंदर, लेकिन इनमें आकर अब ये जो सेंट्रियोल्स थे इन्होंने आके अटैचमेंट शो कर दी है। मतलब जितने भी कैनेटोकोर स्पिंडल थे वो सब ने आकर अटैचमेंट शो कर दी है। लेकिन अगला जो स्टेप इससे होगा, ये स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2 में ये होगा कि ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये आकर प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे सेंटर में। मतलब अब जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो बेसिकली टूट चुका है, वो नहीं है। सो यू कैन से कि ये अब आपके पास एक सेल की सिचुएशन है, और ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये माइटोटिक अपरेटस है, सेंट्रियोल्स हैं, और ये आकर अटैच हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये चल रहा है मेटाफेज। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेटाफेज जो है वो आ चुका हुआ है। ये जो अलाइनमेंट मैंने आपको शो की है, ठीक है, ये अलाइनमेंट जो हुई है, ये अलाइन हो गए हैं, जो इस जगह को हम नाम देंगे इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर आप कह लो कि स्पिंडल जो है वो आकर इकट्ठे हो जाएंगे और ये पूरी की पूरी एक प्लेट बनेगी जिसको हम नाम देंगे इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये भी एक काफ़ी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। सो इक्वेटोरियल प्लेट जो है वो बनेगी। इक्वेटोरियल प्लेट आप इसको नाम दे सकते हो, या फिर आप इसको नाम दोगे मेटाफेज प्लेट। तो ये मेटाफेज प्लेट जो है ये जनरेट हो जाएगी। तो ये है सबसे अहम इंफॉर्मेशन जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ मेटाफेज के अंदर होगी। तो ये स्टेप नंबर 2 जो है, ये इसमें 2 स्टेप्स ही आपने याद रखने हैं। और याद रखिएगा कि ईच कैनेटोकोर गेट्स 2 फाइबर फ्रॉम ईच पोल, यानी कि जो ईच पोल है, एक कैनेटोकोर जो है, लेट्स से इसमें कैनेटोकोर है तो 2 स्पिंडल्स को अटैच करने की उसकी सलाहियत है। जैसा कि
आपको पता है कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स रखता है। ये सिस्टर क्रोमेटिड 1 है, ये सिस्टर क्रोमेटिड नंबर 2 है। तो इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स ने है डिस्पैच हो जाना है, अलहदा हो जाना है। तो लेट्स से दैट कि ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये अलहदा हो गया, ये इधर से अकेला जा रहा है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये भी अलहदा हो गया और ये इधर से अकेला जा रहा है। तो जब इनकी इस शक्ल से पहले आप कह सकते हो कि ये शक्ल होती है, ये अटैचमेंट से पहले, ये अटैचमेंट के बाद, और ये अटैचमेंट में खिंचाव के बाद, यानी ये अब एनाफेज में हम एंट्री कर रहे हैं जब ये खिंचाव पैदा हो जाता है। अभी समझ लो कि अटैचमेंट हुई है बस। तो दिस इज कॉल्ड द मेटाफेज सेक्शन ऑफ द सेल इन माइटोसिस। स्टूडेंट्स अब चलते हैं एनाफेज की तरफ। अब एनाफेज कह लें वो फेज है जिसको आप क्रिटिकल फेज का नाम देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्रिटिकल फेज क्यों है? क्योंकि इस फेज में जो है ये जो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन है ये बड़ी ख़ास है। क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो आपको पता है कि जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स मतलब मिसमैच कर जाएंगे, उनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो बैलेंस नहीं रहेंगे। तो क्रोमोसोम्स को आप कह लो कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये फेज़ है। सो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो फिर समझ लो आपके कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जो डॉटर सेल्स हैं स्पेशली आप कह लो कि ये जो बाद में बनने वाले डॉटर सेल्स हैं ये ख़राब हो सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिनेटली कुछ बीमारियां भी हैं, वो मैं आपसे आगे जाके डिस्कस ज़रूर करूँगा, जो कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि आखिर ये डिस्पैचमेंट होती कैसे, यानी ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, लेट्स से दैट कि ये क्रोमोसोम है ये अब दोनों अटैच हैं, ये डिस्पैचमेंट होती कैसे है। आप समझ लो कि ये स्पिंडल फाइबर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से लेट्स से दैट कि ये पोल है, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि खिंचाव पैदा होता है, एक फोर्स पैदा होती है। तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली कह लो कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो है वो अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती है। यानी ये जो हमारे पास पोलर माइक्रोट्यूब्यूल था, कैनेटोकोर था, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा और कंट्रैक्ट होने के बाद इसको खींचेगा अपनी तरफ, और फिर इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो दिस मेक्स एन आइडिया कि कैसे एनाफेज जो है, एनाफेज की निशानी है कि जो क्रोमोसोम है वो खिंचे खिंचे से आपको नज़र आएंगे, और ये एनाफेज की सबसे बड़ी निशानी है। आपको सेल अगर कभी भी इस हालत में नज़र आए या इस हालत में नज़र आए तो ये मेटाफेज है, और अगर इस हालत में नज़र आए तो ये एनाफेज है। इसमें आप एक डायग्राम भी देख सकते हो। ये जो डायग्राम है हमें बता रही है कि ये मेटाफेज है, और ये डायग्राम हमें आइडिया दे रही है कि ये इस वक्त खिंचाव पैदा हो गया है, और इसको आप कह सकते हो कि ये अर्ली टीलोफेज भी है या एनाफेज भी आप इसको नाम दे सकते हो। सो यू कैन जस्ट से दैट कि ये बिल्कुल मतलब क्रोमोसोम्स अभी जुड़े हुए हैं तो मेटाफेज है, लेकिन अगर थोड़े थोड़े से आपको नजर आ रहा है, गैप नजर आ रहा है सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एनाफेज। तो ये खिंचाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो चुका हुआ है, और सेंटर में जो सेल प्लेट है, जैसे प्लांट सेल की बात हो रही है तो सेल प्लेट अगर बन रही है तो यू कैन से कि ये अब एनाफेज का अख्ताम हो गया है और टीलोफेज शुरू हो गया है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एनाफेज। इसमें जो क्रोमाटिड्स हैं, इसको आप क्रोमाटिड कहोगे बेसिकली। ये क्रोमाटिड्स जो है, क्रोमाटिड्स ये क्या कर रहे हैं कि ये पोल की तरफ ट्रैवल करना इन्होंने शुरू कर दिया है। सो उसके बाद टीलोफेज की बात करते हैं। आखिर टीलोफेज में कौन सी अहम बातें जो हैं वो याद रखी जा सकती हैं। अब एनाफेज का इख्तिताम उस वक्त होता है कि जैसे लेट्स से दैट कि ये दो पोल्स हैं, और अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल्स के पास जो है वो पहुंच गए हैं। लेट्स से दैट कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये पोल्स के पास पहुंच गए हैं, तो ये इट इज़ एंड ऑफ एनाफेज। आप इसको कह सकते हो कि ये एनाफेज का इख्तिताम हो गया है, एनाफेज एंड हो गया है। तो लिहाजा स्टार्ट ऑफ टीलोफेज भी आप इसको कहोगे कि टीलोफेज का आगाज़ हो गया है। और मैं यहाँ पर एक बात लिखूँगा कि प्रोफेज में जो कुछ भी हुआ था,
अब आपको अगर याद है तो इट्स वेरी गुड। तो प्रोफेज में जो भी हुआ था वही टीलोफेज में होगा, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट, रिवर्स। यहां पर आपको पता है कि जो क्रोमाटिन था वो बना था क्रोमोसोम। तो आप यहां समझ लो कि दोबारा जो क्रोमोसोम है वो बनेगा क्रोमाटिन। और यहां पर क्या हुआ था, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हुआ था। और यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस। उसके बाद स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस यहाँ पे गायब हुआ था, यहाँ पे न्यूक्लियोलस बनेगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो था वो विस्कस ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सी चेंजेस जो है, जो एक मोतबर चेंजेस हैं वो आएंगी और टीलोफेज जो है अपने अख्ताम को पहुंचेगा। तो न्यूक्लियाई रीऑर्गेनाइज हो जाएगा और दो न्यूक्लियाई जो हैं वो टू पोल्स की तरफ बनते हुए आपको नज़र आएंगे। यानी आप कह सकते हो कि ये पहले सिचुएशन आएगी, दैट इज़ बेसिकली द अर्ली टीलोफेज सिचुएशन है। और ये वाली सिचुएशन जो है ये लेट टीलोफेज की, जिसमें आपको अब न्यूक्लियर वाला बनता हुआ नज़र आ रहा है और क्रोमोसोम भी इकट्ठे हैं। उसमें जो न्यूक्लियस के अंदर आपको ये देखें वाइट सा एक स्पॉट नज़र आ रहा है, इसको हम टीलोफेज कहेंगे, इसको हम न्यूक्लियोलाई कहेंगे। और फिर ये एक साइटोकिनेसिस हो जाएगी। ये एक मेटाफेज प्लेट जहाँ बनी थी वहीं पर अब एक फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा और फिर ये दोनों सेल्स में सेल वॉल, बीच में लैमिला आएगा, लैमिला, और फिर ये दोनों सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ द टीलोफेज टेक्स इट्स एंड, यानी टीलोफेज जो है वो एंड हो जाएगा। सो अब हम बात करेंगे आपसे साइटोकिनेसिस की और कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन कर दें साइटोकिनेसिस एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। स्टूडेंट साइटोकिनेसिस जो है आप कह लो कि डेफिनेटली लेट टीलोफेज में जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सिग्नल सेंड करेंगे इक्वेटोरियल रीजन को, जो कि सेल का है। ये जो जहाँ पे आपको मेटाफेज नज़र आया था यही कह लो आपके इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पर सिग्नल जो है वो आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नल आने के बाद ये होगा कि यहाँ पर होंगे मायोसिन और एक्टिन के कुछ प्रोटीन्स, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा, यानी अंदर ही जो है एक रिंग क्रिएट होगा और बाद में एक क्लेवेज फरो क्रिएट होगा। सो यू कैन से कि क्लेवेज फरो अब अंदर वाली साइड पे जो है क्लेवेज फरो क्रिएट होगा। और जब ये क्लेवेज फरो क्रिएट होगा तो फिर बाद में आप कह सकते हो कि ये डीप होता चला जाएगा क्लेवेज फरो, और जो दो सेल है पेरेंट सेल जो है, यानी ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड कर जाएगा इनटू दी डॉटर सेल्स। तो आप ये कह सकते हो कि माइटोटिक इवेंट्स में अगर हम प्लांट सेल्स को कंपेयर करते हैं एनिमल सेल के साथ तो तकरीबन सारी बातें सेम ही हो रही होती हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। लेकिन कुछ हायर प्लांट्स में, मतलब हायर प्लांट्स में आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर एनालॉगस रीजन में, मतलब किसी भी रीजन में जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जो है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो रेडिएट करते हैं, यानी निकलते हैं। यानी यहाँ पर कोई सेंट्रियोल्स नहीं है जहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बट यू कैन से कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, स्पेशली जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको और ये जाकर क्रोमोसोम पे अटैच कर रहे हैं अपने आप को। मतलब सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन प्लांट्स, मैच्योर प्लांट सेल्स में ऐसा ही होता है। आप कह सकते हो कि जो शेप आपको नज़र आ रही है एनिमल सेल्स में ज़्यादा चेंज होती है, लेकिन प्लांट्स में इतनी ज़्यादा ये चेंज नहीं होती। आप देख रहे हो कि यहाँ पर शेप तकरीबन रिटेन की हुई है प्लांट सेल में। और ये जो प्लांट की शेप ज़्यादा चेंज इसलिए नहीं होती क्योंकि सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, जिसकी वजह से आपको पता है कि शेप चेंज करना अलाउ नहीं होता प्लांट सेल को। अब कुछ खास वेजिकल्स होते हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने बनाए होते हैं। वो वेजिकल जो हैं दोनों सेल्स के दरमियान आके इकट्ठे हो जाते हैं, एक रिंग वाली, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग वाली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो यू कैन से कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें फ्रेगमोप्लास्ट सेंटर में जनरेट हो जाता है और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकले हुए वेजिकल्स जो हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रेगमोप्लास्ट बनाने के लिए।
तो ये वेसिकल जो है ये बेसिकली आप कह लें कि मेटाफेज के दरमियान ही निकल आए थे, तो इनका निकलने का टाइम भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये लाइन अप हो गए थे सेंटर ऑफ दी सेल में जहाँ पर कहीं मेटाफेज आया था, और फिर ये फ्यूज़ हो रहे हैं, फ्रैगमोप्लास्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये वेसिकल छोटे छोटे से गोल से बॉल्स हैं, ये जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो एक मेम्ब्रेन बनाएंगे जिसको हम फ्रैगमोप्लास्ट का नाम देंगे, और एंड ऑफ टीलोफेज पे ये मेम्ब्रेन फ्रैगमोप्लास्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आप कह लो कि जो मेम्ब्रेन है स्पेशली वेसिकल्स की मेम्ब्रेन वो बन जाती है बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और डॉटर सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहलाती है। तो ये वेसिकल जो हैं आप कह लो कि इनके पास मतलब वेसिकल्स के अंदर ये छोटे छोटे से जो बॉल्स होते हैं इनके अंदर जो है कुछ फ्यूचर मटेरियल भी होता है सेल वॉल का, यानी कि सेलुलोज टाइप प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड्स इनके पास होते हैं जो कि सेलुलोज के प्रिकर्सर होते हैं और पेक्टिन के प्रिकर्सर होते हैं। तो समझ लें कि फ्रैगमोप्लास्ट मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है प्लांट सेल में दोनों सेल्स को डिवाइड करने के लिए। तो सेंटर में यहाँ फ्रैगमोप्लास्ट बनी है जो बाद में सेल वॉल भी क्रिएट कर देती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस की, और फिर माइटोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस साइंसदानों ने इस पर कंट्रीब्यूट किया, काम किया। तो हमारी इस वीडियो के साथ रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।